दोस्तों, मेरा नाम सुमित साड़ा है और इस वीडियो के दौरान हम लोग रिकॉल करेंगे पूरा का पूरा कुछ स्टैंडर्ड्स दैट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। तो इस वीडियो के दौरान हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इससे पहले पूरा का पूरा पढ़ रखा है तो एक बार पूरा का पूरा हम रिकॉल कर लेंगे, पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन से पॉइंट्स थे और उन पॉइंट्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी गई थी। दिस इज बेसिकली अ प्योर थियोरटिकल वीडियो ऑफ माइंड मैपिंग कि हाँ हमने ये चीज़ यहाँ इस पॉइंट के अंदर पढ़ी थी। तो अगर आपने इससे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ रखा है या बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लोगों के काम नहीं आने वाला है। द वीडियो इज ओनली फॉर दोस्त जिन्होंने पहले पढ़ा है। तो हाउ विल दिस हेल्प? वन, रिकॉल, माइंड मैप एवरीथिंग। हाँ ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ के रखी थी। सेकेंड, अगर इनमें से कुछ छूट गया है तो एटलीस्ट हम लोग वापस से उसको पढ़ सकते हैं। सो द वीडियो इज इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कवर करेंगे जिसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 कवर होगा। और फिर उसके बाद में सेकेंड पार्ट में हम बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन करेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं, जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने कवर किए हैं। ये नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर से आप ये नोट्स को ले सकते हैं। दे आर बेसिकली चार्ट्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे दो चार्ट्स हैं, एक बिजनेस कॉम्बिनेशंस का और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। बाकी चैप्टर्स आने वाले दिनों में धीरे धीरे हम लाते रहेंगे ये वीडियोस को। पर ध्यान रखिए, द वीडियो इज ओनली फॉर दोज हु हैव एटलीस्ट स्टडीड दिस वंस। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जस्ट फॉर पेपर सीरीज है अपनी, आप जस्ट फॉर पेपर सीरीज के अंदर में एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं अबाउट ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बस रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी। व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन अटैच नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सक्यूज मी, फाइनेंशियल लायबिलिटी अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश और कैश इक्विवेलेंट और मे बी सम अदर फाइनेंशियल एसेट, इवन दैट विल डू, ठीक है। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज रेसिडुअल इंटरेस्ट। रेसिडुअल इंटरेस्ट यानी कि अगर कल कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो लिक्विडेट होने के बाद में कंपनी में कुछ बच जाता है सारे लायबिलिटी होल्डर्स को पे करने के बाद, तो ये सारे इक्विटी होल्डर्स में उनके राइट्स में प्रोपोर्शनेटली अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विटी की अकाउंटिंग हम लोग किस तरह से करते हैं? दिस वेरी सिंपल पार्ट, इसलिए पहले कर लेते हैं। इनिशियली पहली बार जब हम इक्विटी को अकाउंट कर रहे हैं तो हम उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत बार इसकी फेयर वैल्यू को हम रेसिडुअल वैल्यू से भी ढूंढते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इसका कुछ होता नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा है इस इक्विटी को इशू करने के लिए, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कॉस्ट, तो अदर इक्विटी में जाता है, पीएल में नहीं जाता, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। हम आ जाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग करने के तीन तरीके, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, एफईओसीआई, एफईटीपीएल। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अकाउंटिंग हम लोग कब करेंगे? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अकाउंटिंग करेंगे अगर ये जो चार कंडीशंस दी है ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली, मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके रखा है उसमें मेरा इंटेंशन है कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक के होल्ड करूंगा, ठीक है। दूसरा, मैच्योरिटी पे मिलने वाला प्रिंसिपल मुझे पता है। तीसरा, जो इंटरेस्ट है वो उस प्रिंसिपल के ऊपर दिया जा रहा है, वो फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। चौथा, मेरा इंटेंट है कि मैं मैच्योरिटी तक के होल्ड करूंगा। तो इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी को बोलते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट, और जो बाकी के तीन है उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, जो यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है, ठीक है। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे? हम करेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अकाउंटिंग। अगर इन चारों में से सपोज कीजिए पहली ही कंडीशन कि हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो यानी हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। मतलब क्या है? हम मैच्योरिटी तक होल्ड भी कर सकते हैं और अगर हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिली हम री इन्वेस्ट कर देंगे। हमें कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो हम क्या करेंगे? री इन्वेस्ट कर देंगे। हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो और सेल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर ऐसा है तो अकाउंटिंग एफईओसीआई होगी, ऐसा है तो अकाउंटिंग एफईओसीआई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहता हूं पर बाकी की तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी मैच्योरिटी डेट नहीं पता। एग्जांपल, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नेवर अकाउंटेड अंडर एसीएम। एसीएम में सिर्फ डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो जहां मुझे मैच्योरिटी डेट ही नहीं पता, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट की तीन कंडीशन है, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर हम उसकी अकाउंटिंग एफईओसीआई करते हैं। या फिर मैंने स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कि मैं इसकी अकाउंटिंग एफईओसीआई करूंगा, इररिवोकेबल ऑप्शन टू अकाउंट फॉर द सेम एज एफईओसीआई, ठीक है। सो इफ एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यहाँ पे चार ऑल थी, ऑल कंडीशंस, वहां पे एनी ऑफ द थ्री एफईओसीआई अकाउंटिंग करेंगे। ये भी नहीं हो रहा है, तीसरा मॉडल एक ही हो सकता है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर्स के अंदर में, बॉन्ड्स के अंदर में, तो आप एफईटीपीएल अकाउंटिंग करेंगे। अगर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है तो कंपलसरी एफईटीपीएल अकाउंटिंग करेंगे। और एक होता है अकाउंटिंग मिसमैच कि मैंने फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी से लिया है, इसीलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइनेंशियल एसेट दोनों की अकाउंटिंग एफईटीपीएल करेंगे। चलिए, अकाउंटिंग कैसे करना है? ईसीएम की अकाउंटिंग इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, इनफैक्ट एफईओसीआई में भी इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू है, एफईटीपीएल में भी इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू है। ओनली डिफरेंस बिटवीन द थ्री इज कि एसीएम एंड एफईओसीआई दोनों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट के फेयर वैल्यू में ऐड होगा।
हमने जो भी खर्चा किया, जितने में हमने इंस्ट्रूमेंट खरीदा, उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा, लीगल कॉस्ट लगा, वो ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं? एसीएम में और एफईओसीआई में। FVTPL में ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएल में जाएगा, FVTPL में ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएल में जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन पीएल मैंने ग्रीन पेन में लिख के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियल रिकॉग्निशन जो भी है वो पूरा का पूरा किस में हो रहा है? फेयर वैल्यू में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो भी लग रहा है वो ऐड हो जाएगा। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनफ्लोज, ये कैसे निकालेंगे फेयर वैल्यू? जो भी फ्यूचर इनफ्लोज हमें इस इंस्ट्रूमेंट से मिल रहे हैं, एसीएम इज डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, बराबर। तो आपको पता है फ्यूचर में क्या मिलेगा, या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट। फ्यूचर में मिलने वाला इंटरेस्ट यानी कैश फ्लोज जो मिलने वाले, फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू किससे निकालेंगे? जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट लिया उस दिन का बाजार भाव, उस दिन के मार्केट रेट, उस दिन के मार्केट रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग। उसकी अकाउंटिंग कर लेंगे एज पर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। ठीक है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। फिर उसके बाद में उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा? पहली बार हमने जो रेट यूज किया था डिस्काउंट करने के लिए, मार्केट रेट, उसे अब से हम बोलेंगे इम्प्लिसिट रेट, EIR, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आप इम्प्लिसिट रेट बोलिए, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए। आप एक रेट वो डिटरमाइन कर लेंगे। पहली बार जब डिस्काउंट किया था तो क्या रेट से किया था? सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग उसी रेट से होगी, मतलब उस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इनिशियली जो फेयर वैल्यू निकाली थी मल्टीप्लाइड बाय दिस EIR विल बी द इंटरेस्ट इनकम अकाउंटेड इन PL। जो पैसे मिल रहे हैं, जो कैश फ्लो जिसे डिस्काउंट किया था, जो कैश फ्लो जिसे डिस्काउंट मिला था, वो मानेंगे कि रिसिप्ट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट है, यानी इंस्ट्रूमेंट में से डिडक्ट होगा। वो रिसिप्ट इंस्ट्रूमेंट में से डिडक्ट किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ऑल द कंडीशंस आर क्लियर ओवर हियर। ठीक है, FVOCI अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो FVOCI अकाउंटिंग इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगी? फेयर वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कर देना, हमने डिस्कस कर लिया था। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा? फेयर वैल्यू। अब ये फेयर वैल्यू में डिफरेंस आया, इसे कहां डालना है? OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अगर डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, रिसीव, तो उसको कहां डालना है? फिर उसे PL में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली जब हम ये इंस्ट्रूमेंट को बेचेंगे तो क्या होगा? OCI से फेयर वैल्यू रिजर्व में गए थे बैलेंस, तो फेयर वैल्यू रिजर्व रिक्लासिफाई होगा PL में, रिक्लासिफाई होगा PL में अगर डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। और अगर डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो रिक्लासिफाई कहां होगा? रिटेन्ड अर्निंग में, यानी नॉट रिक्लासिफाइड टू PL। नॉट रिक्लासिफाइड टू PL को रिक्लासिफाइड टू रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां तक के। चलिए, FVTPL अकाउंटिंग के अंदर क्या हो रहा है? इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू। डिफरेंस कहां जा रहा है? PL में। इंटरेस्ट मिला कहां जाएगा? PL में। डिविडेंड मिला कहां जाएगा? PL के अंदर। हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को बेचते हैं, फेयर वैल्यू डिफरेंस कहां जाएगा? PL में। सब कुछ, एवरीथिंग गोज टू PL। चलिए, FVTPL की अकाउंटिंग करने के दो तरीके, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, FVTPL। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की सेम वही 4 कंडीशंस रहेंगी कि मेरा इंटेंशन है मैं मैच्योरिटी तक इस लायबिलिटी को होल्ड करूंगा, मैच्योरिटी डेट पता है, प्रिंसिपल का अमाउंट फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल है, फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग होगी ACM, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई FVTPL, देयर इज नो FVOCI ओवर हियर। अकाउंटिंग मिसमैच भी हो सकता है, या फिर मैंने ऑप्ट किया कि मुझे FVTPL अकाउंटिंग करना है। ठीक है, तो अकाउंट सेम एज फाइनेंशियल एसेट FVTPL अकाउंटिंग है। ACM में बस एक फर्क है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट में ऐड हो रहा था, यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या होता है? डिडक्शन होता है। चलिए, इक्विटी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा इक्विटी में एक और चीज होती है, फिक्स टू फिक्स टेस्ट बोलते हैं। आज मैंने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, आज मुझे पैसे मिले, फिक्स अमाउंट मिल गया, आज मुझे फिक्स अमाउंट मिल गया, जिसके बदले में मुझे फ्यूचर में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देना है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, फ्यूचर में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, यानी आज ही मुझे पता है मुझे कितने शेयर देना है, मैं आज ही उसकी अकाउंटिंग एज इक्विटी करूंगा। आज ही उसकी अकाउंटिंग में कैसे करूंगा? एज इक्विटी करूंगा। अगर मैंने आज कमिट कर दिया कि मैं फ्यूचर में तुम्हें फिक्स नंबर ऑफ शेयर दूंगा, और आपने कमिट किया कि आप मुझे फ्यूचर में पेमेंट दोगे, फिक्स पेमेंट दोगे, ठीक है, आज प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, सेटलमेंट कब हो रहा है? फ्यूचर में सेटलमेंट हो रहा है। तो आइदर द अमाउंट इज रिसीव्ड टुडे और द अमाउंट विल बी रिसीव्ड टुमारो, द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रिसीव्ड आर फिक्स्ड, द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रिसीव्ड इन आइदर केस आर फिक्स्ड। तो ऐसे में हम इंस्ट्रूमेंट्स की पहले ही दिन से अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इक्विटी अकाउंटिंग करेंगे। यानी आज या तो पैसे मिल गया, फ्यूचर में फिक्स नंबर ऑफ शेयर देना, या आज कमिटेड है कि फ्यूचर में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स के बदले फिक्स अमाउंट मिलेगा, शेयर वारंट के जैसे, तो फिर हम लोग इसकी अकाउंटिंग एज इक्विटी करेंगे। अगर ये फिक्स टू फिक्स सेटिस्फाई नहीं होता है तो या तो फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स फॉर फिक्स अमाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स फॉर वेरिएबल अमाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो आइदर केस मिक्स एंड मैच बनता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, जैसे कि इंटरेस्ट बेयरिंग डिबेंचर्स, कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, क्यूमुलेटिव कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं नॉन कन्वर्टेबल, सॉरी उनको वो जाने दीजिए, नॉन क्यूमुलेटिव जाने दीजिए, क्यूमुलेटिव कन्वर्ट ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट वाले ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट नहीं सॉरी कंपल्सरी इंटरेस्ट वाले ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इन सबको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे होती है? यहाँ डेट को अलग करना, इक्विटी को अलग करना, दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होगी, ऑप्शनल कंपल्सरी। अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो डेट की अकाउंटिंग कैसे होगी? ठीक है ना, डेट की अकाउंटिंग कैसे होगी? ये देखिए, ऑप्शन किसके पास है? होल्डर के पास, जिसने इंस्ट्रूमेंट इशू किया
वो हो गया इशूअर, जिसने खरीदा वो होल्डर, तो होल्डर के पास ऑप्शन है, होल्डर के पास ऑप्शन है तो डेट की अकाउंटिंग कैसे होगी, इस दिन का बाजार भाव यानी कि नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का मार्केट रेट, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर सेम क्रेडिट रेटिंग का मार्केट रेट, उससे डिस्काउंट करेंगे इनफ्लोज, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों, P प्लस आई प्रिंसिपल, P प्रिंसिपल, आई इंटरेस्ट, PV प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उससे क्या मिल जाएगा आपको, डेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट नॉट कन्वर्टेबल रेट, यानी कि जो नॉट कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है उसके रेट पे, नॉट कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के रेट पे, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। अब जो पैसे मिले हैं और ये जो डेट कंपोनेंट आपने निकाला, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इक्विटी। कंपल्सरली कन्वर्टेबल है तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, वो डेट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टेबल का वो वाला पार्ट, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू किससे निकालेंगे, यही नॉन कन्वर्टेबल वाले के रेट से, बचा हुआ जो डिफरेंस है यानी आज जो अमाउंट मिला माइनस वो जो डेट आपने निकाला उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी। इशूअर के केस में अकाउंटिंग विल बी सेम एज कंपल्सरली कन्वर्टेबल, यानी ऑप्शन किसके पास है, इशूअर के पास। वैसे में अगर इनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इशू करने में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आपने जो डेट और इक्विटी का स्प्लिट निकाला ना, इस रेशियो में बांट दीजिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, जो डेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो डेट में माइनस कर दीजिए और जो इक्विटी से रिलेटेड है उसको अदर इक्विटी में डालिए, पीएल में नहीं डालने का, अदर इक्विटी में डालिए, यानी इक्विटी कंपोनेंट से डिडक्ट कर दीजिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आई होप इट इज क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग आते हैं अबाउट रिक्लासिफिकेशन, क्या एक फाइनेंशियल एसेट रिक्लासिफाई हो सकता है एसीएम से एफईटीपीएल, एफईओसीआई वगैरह। तो पहली बात इन लोगों ने, एक तो हम लोगों ने पढ़ा जो इर्रिवोकेबल ऑप्शन लिया था एफईओसीआई वाला, वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा वाला, अगर हमारा बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, मतलब हमारा बिजनेस अब तक नॉन फाइनेंशियल था, फाइनेंशियल हो रहा है, या फाइनेंशियल से नॉन फाइनेंशियल हो रहा है, मैनेजमेंट कंप्लीटली चेंज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं बिजनेस चेंज होना। अगर बिजनेस चेंज हो रहा है, इंटेंट चेंज होना मैटर नहीं करता, बिजनेस चेंज होना मैटर करता है। सो इफ आवर बिजनेस इज चेंजिंग, इफ आवर बिजनेस मॉडल इज चेंजिंग, तो रिक्लासिफिकेशन हो सकते हैं। कैसे अकाउंटिंग होगी, अगर एसीएम था अब तक, अब एफईटीपीएल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फेयर वैल्यू पे ला दीजिए, डिफरेंस पीएल में डाल दीजिए। अब तक एफईटीपीएल था, अब एसीएम ला रहे हैं, जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हैं डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, मान लीजिए कि वो डीम्ड कॉस्ट है, मान लीजिए वो डीम्ड कॉस्ट है, उस दिन के मार्केट रेट को मान लीजिए इम्प्लिसिट रेट है, उस दिन के मार्केट रेट को इम्प्लिसिट रेट मान लेंगे, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग उसके बेसिस पे होती रहेगी, ठीक है। पहले एफईटीपीएल था, अब एफईओसीआई अकाउंट करना चाहते हैं, फेयर वैल्यू था, अभी भी फेयर वैल्यू रखेंगे, फ्यूचर के फेयर वैल्यू डिफरेंसेस ओसीआई में जाएंगे। एफईओसीआई से एफईटीपीएल अकाउंटिंग कर रहे हैं, पहले भी फेयर वैल्यू था, अभी भी फेयर वैल्यू था, फ्यूचर के फेयर वैल्यू डिफरेंसेस पीएल में जाएंगे, ठीक है। एसीएम से एफईओसीआई अकाउंटिंग कर रहे हैं, पहले एसीएम था, अब एफईओसीआई अकाउंटिंग कर रहे हैं, फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लीजिए, डिफरेंस को ओसीआई में डाल दीजिए, ठीक है। एफईओसीआई से एसीएम अकाउंटिंग कर रहे हैं, एफईओसीआई से एसीएम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ओसीआई में जो भी बैलेंस था उसको इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर दीजिए, ये इकलौता थोड़ा सा अलग है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में एडजस्ट कर दीजिए, यानी ओसीआई रिजर्व में, फेयर वैल्यू रिजर्व में जो भी बैलेंस पड़ा उसको इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसफर कर दीजिए। जो पुराना इंटरेस्ट रेट था, पहली बार जब इंस्ट्रूमेंट लिया था तब का मार्केट रेट, पहली बार जब ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट लिया था तब का मार्केट रेट, ओरिजिनल ईआईआर, उसी के बेसिस पे सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट की अकाउंटिंग होती रहेगी। रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज इज नॉट परमिटेड, ठीक है, पर वहाँ पे रिक्लासिफिकेशन इज नॉट परमिटेड, पर वहाँ पे कंसेप्ट होता है मॉडिफिकेशन वर्सेस एक्सटिंग्विशमेंट का। इंस्ट्रूमेंट है, लायबिलिटी है, मैंने एसीएम अकाउंट किया है, तो एसीएम अकाउंटिंग करते समय मैं एक, अगर सपोज कीजिए टर्म्स ऑफ कैश फ्लो में रिवाइज कर रहा हूँ, टर्म्स ऑफ कैश फ्लो को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने बैंक के साथ सेटिंग की कि जो कैश फ्लो मैं आपको देने वाला था, लेट्स चेंज इट, टाइम पीरियड चेंज कर रहे हैं, अमाउंट चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो बोलता है चेक कीजिए मॉडिफिकेशन है एक्सटिंग्विशमेंट, दोनों में अकाउंटिंग अलग अलग होगी। जो अब आपने रिवाइज कैश फ्लो निकाला है उसका ओरिजिनल ईआईआर से, ओरिजिनल पहली बार जिस रेट से आपकी अकाउंटिंग हो रही है एसीएम की ओरिजिनल, वो रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। आज अगर आपने कोई लीगल फीस दी है तो वो भी ऐड कर दीजिए, उसमें कोई लीगल फीस आज अगर आपको लगी है तो वो भी ऐड कर दीजिए, उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कीजिए। स्टेप 2, ये जो वैल्यू निकली है उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कीजिए, क्या ये जो है स्टेप 1 डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या ये वाला अमाउंट 10% या उससे ज्यादा है, 10% से या उससे ज्यादा, तो डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए पुरानी फाइनेंशियल लायबिलिटी, नई वाली रिकॉग्नाइज करना है। डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए पुरानी फाइनेंशियल लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट पे और नई वाली रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करने के लिए वापस डिस्काउंट करना है, ऊपर जो कैश फ्लो रिवाइज कैश फ्लो है उसको अब डिस्काउंट करेंगे आज के मार्केट रेट से। तब क्या किया था, ओरिजिनल ईआईआर से, अब किससे करेंगे, आज के मार्केट रेट से। तो आज के मार्केट रेट से पूरा का पूरा करना है डिस्काउंट, आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू पे अकाउंटिंग करना है। ओल्ड कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज कब, अगर ये जो स्टेप 2 से आ रहा है आपका ऊपर का वैल्यू डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट, इफ दिस इज 10% और मोर, इफ दिस इज 10% और मोर, अगर ऐसा आता है तो आप लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस है, मतलब आप अकाउंट का ओल्ड वाला कैरिंग अमाउंट हटा देंगे, नया वाला रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। कोई लीगल फीस लगी है तो पीएल में चार्ज कर देंगे, कोई लीगल फीस लगी है तो लीगल पीएल में चार्ज कर देंगे, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको भी पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस, ओल्ड कैरिंग अमाउंट, नया वाला रिवाइज कैश फ्लो के हिसाब से, नए डिस्काउंट रेट से, आज के मार्केट रेट से, ओरिजिनल ईआईआर से नहीं, जो डिफरेंस आ रहा है उसको पीएल में डाल देंगे। हाउएवर इफ स्टेप 1 स्टेप 2 से हम लोगों ने जो निकाला था उसका डिफरेंस 10% से कम आ रहा है, 10% या 10% ज्यादा एक्सटिंग्विशमेंट,
10% से कम आ रहा है, तो फिर क्या करना है, मान लीजिए पुराना कैरिंग अमाउंट ही कंटिन्यू हो रहा है, दिस इज जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। ऐसे में आप EIR बदलते हैं, यानी पुराना कैरिंग अमाउंट चलता रहेगा, लीगल फीस जो दिया है वो उस कैरिंग अमाउंट में से रिड्यूस हो जाएगा, लीगल फीस उस कैरिंग अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे PL में जा रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसी कैरिंग अमाउंट में से रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसका IRR निकालेंगे, यानी आप क्या कर रहे हैं, जिस रेट से अभी तक क्या आप अकाउंटिंग कर रहे थे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, उसको आप चेंज कर दे रहे हैं, उसको आप चेंज कर दे रहे हैं, आप इम्प्लिसिट रेट को चेंज कर दे रहे हैं, यानी कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, अभी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट दिख रहा है माइनस लीगल फीस, ये बेस हो गया। फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ये बेस आना चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ये बेस आना चाहिए, वो कौन सा रेट है, क्या रेट से आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इम्प्लिसिट रेट EIR, ठीक है। वो रेट के बेसिस पर सब्सिक्वेंट फ्यूचर अकाउंटिंग होती रहेगी, ठीक है। चलिए काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर किया यहाँ तक कि अब हम लोग आ जाते हैं इम्पेयरमेंट के कंसेप्ट के ऊपर। चलिए, मेरे पास फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट्स में इम्पेयरमेंट की कहानी आती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में थोड़ी देर बाद बोलूँगा, ठीक है। मेरे पास फाइनेंशियल एसेट्स है, उनकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई या कुछ भी हो गया, तो फिर हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं, नॉर्मल डेटर्स वगैरह सब में होता है। अगर क्रेडिट रेटिंग नहीं भी गिरी तो भी हर साल एक जनरल प्रोविजन बनता है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हम देखते हैं कितना ऐसा पैसा है जो आने की शायद संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, और अगर डिफॉल्ट हुआ तो कितने का नुकसान हो सकता है, ये जनरल प्रोविजन है, हमको कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं पता जो हमको पैसे नहीं देने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट इन कमिंग 12 मंथ से, आने वाले 12 महीने की सोचते हैं रिपोर्टिंग डेट से, कितना ऐसा अमाउंट है जो हम लोगों को नहीं मिलेगा, उसके बेसिस पे प्रोविजन कर देते हैं। पर इंटरेस्ट जो हम लोग अकाउंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल, अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो पूरे ग्रॉस अमाउंट पे करेंगे। जैसे कि 1000 रुपये मेरे को लोगों से लेना है, 10 रुपये का मुझे लगता है कि डिफॉल्ट हो सकता है, तो 10 रुपये के डिफॉल्ट का प्रोविजन कर दूंगा, पर इंटरेस्ट पूरे 1000 पे ही कैलकुलेट होता रहेगा, 990 पे नहीं, 990 पे नहीं, ठीक है। जहां मुझे पता चल जाए एक स्पेसिफिक पर्सन है जो शायद पैसे नहीं दे सकता, स्पेसिफिक पर्सन है जो शायद पैसे नहीं दे सकता, शायद उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई होगी इसलिए मे बी, ठीक है। तो ऐसे में हम उस स्पेसिफिक पर्सन के लाइफ टाइम कैश फ्लोज, रिमेनिंग कितना पीरियड बचा है, वो पूरे के पूरे रिमेनिंग पीरियड का जो कैश फ्लो आ रहा है, वो पूरे के पूरे कैश फ्लो का हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे, रिमेनिंग पूरे के पूरे कैश फ्लो में कब कब कितना कितना डिफॉल्ट हो सकता है, कब कब कितना कितना डिफॉल्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय डिफॉल्ट हुआ तो कितने का नुकसान होगा, लॉस ऑफ डिफॉल्ट, लॉस ऑफ डिफॉल्ट, ये पूरी की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये पूरी की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उतने का प्रोविजन बना देंगे। जैसे किसी से आने वाले 5 साल में 1000 रुपये आने हैं, नेक्स्ट ईयर वो 20 रुपये कम देगा, उसके नेक्स्ट ईयर 30 रुपये कम देगा, उसके नेक्स्ट ईयर 40 रुपये कम देगा, जो भी आपको लग रहा है आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज द प्रोविजन टू बी मेट। सपोज ये प्रोविजन का वैल्यू कुछ 25 रुपये आ रहा है, इंटरेस्ट अभी भी 1000 रुपये कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि वो आपको पैसे नहीं देगा, ये आपको लग रहा है, तो आप डर के मारे प्रोविजन बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जहां उसने बोल दिया मैं पैसे नहीं दूंगा, तो दिस इज क्रेडिट इम्पेयर्ड, ठीक है। जहां उसने बोल दिया अब मैं पैसे नहीं दूंगा, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ बीइंग क्रेडिट इम्पेयर्ड। अब अगर क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया तब तो कहानी सेम, जैसे यहाँ डिफॉल्ट बुक कर रहे थे वैसे ही वहां भी प्रोविजन होगा, बट अब इंटरेस्ट नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, वो NET है, ठीक है, वहां नॉट दिख रहा है आपको, NET है, नेट अमाउंट के ऊपर में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में एज सच ऐसा कुछ इम्पेयरमेंट नहीं होता, हाउएवर लाइबिलिटी मतलब अपन ने लोन लेके रखा है ना, हमारी क्रेडिट रेटिंग गिर जाए और इंस्ट्रूमेंट की FVTPL अकाउंटिंग हो रही थी, हमारी क्रेडिट रेटिंग गिर जाए और इंस्ट्रूमेंट की FVTPL अकाउंटिंग हो रही थी, तो सपोज कीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट बुक्स में 1000 का दिख रहा है, अब 900 पे आ गई लाइबिलिटी, 900, तो आपको तो गेन दिखेगा ना, लाइबिलिटी कम हो रही है लाइक अ गेन, लाइबिलिटी कम हो रही है लाइक अ गेन, तो आप तो 100 का गेन लिख रहे हैं, FVTPL अकाउंटिंग आप PL में डाल देंगे। वो बोलता है कि ये गेन क्यों आया, क्योंकि हम क्रेडिट इम्पेयर हो गए, तो ये फायदा थोड़ी, हम क्रेडिट इम्पेयर हो गए मतलब हमको फायदा हो गया, ये लॉजिकल बात होगी, बराबर है। तो ये बोलता है कि ये जो आपका क्रेडिट रेटिंग गिरने के कारण आपका क्रेडिट इम्पेयरमेंट से रिलेटेड जो गेन है, क्रेडिट इम्पेयरमेंट रिलेटेड गेन, उसको OCI में डालिए, उसको PL में मत डालिए। तो 1000 का 900 हो गया, सपोज इसमें से 60 वॉज फॉर क्रेडिट इम्पेयरमेंट, तो 60 OCI में जाएगा, 40 PL में, 60 OCI में जाएगा, 40 PL में। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल गारंटीज, अब अपन ने किसी को गारंटी देके रखी है कि भैया तेरा जो भी लोन वोन है ना, उसके तुझे जो लोन वोन लेना है तू ले ले, मैं तेरे को तेरी पर्सनल गारंटी देता हूँ। गारंटी की अकाउंटिंग करने के 2 तरीके, या तो इंश्योरेंस के बेसिस पर अकाउंटिंग की, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, आपने ऑप्ट कर लिया कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम गारंटी नहीं देते तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता था, हमारी गारंटी के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वो डिफरेंस को बोलते हैं सेविंग, वो डिफरेंस को बोलते हैं सेविंग। उसकी आने वाले सालों में कितनी सेविंग्स है, आने वाले सालों में कितनी सेविंग्स है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे, रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू, रिकॉग्नाइज एट फेयर वैल्यू। समझ गए, ये पैसे या तो उसने हमको दिए हैं या तो नहीं दिए, जो पैसे उसने हमको दिए हैं डेबिट, और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इतने की हम लाइबिलिटी दिखा देंगे बुक्स में। क्यों, क्योंकि हमने सामने वाले की गारंटी ली है, इज एज गुड एज बीइंग प्रोविजंस, एज गुड एज बीइंग प्रोविजंस। कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी पैसे मिले हैं डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, ये जो भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला उसकी लाइबिलिटी। इफ नथिंग इज रिसीव तो फिर PL के अंदर चला जाएगा। हाउएवर
अगर हमने ये गारंटी हमारे सब्सिडियरी की दी है, समझ रहे हैं आप, गारंटी किसकी दी है हमने, हमारी सब्सिडियरी की दी है। तो सब्सिडियरी के केस के अंदर में हम लोग ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू का जो डिफरेंस है, पैसे नहीं लिए, उसको पीएल में नहीं डालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। आई होप इट इज क्लियर। अब ईयर एंड पे क्या होगा, हर साल के एंड में हम देखेंगे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट इंपेयरमेंट, क्रेडिट इंपेयरमेंट चेक करेंगे सामने वाले का, जिसकी हमने गारंटी ली है, कि भाई क्या ये डिफॉल्ट कर सकता है, एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट किया तो कितने का डिफॉल्ट हो सकता है, लॉस इफ डिफॉल्ट, ये निकालेंगे हम हर साल के एंड में। और ऊपर जो हम लोगों ने फेयर वैल्यू निकाला था, इसको क्या करेंगे, हर साल के एंड में रिमेनिंग सेविंग्स, जैसे 5 साल का लोन है तो पहले तो क्या किया, 5 साल की उसकी सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, लायबिलिटी दिखा दी। नेक्स्ट ईयर रिमेनिंग ईयर्स कितने हैं, 4 साल, बचे हुए 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, 4 साल की सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू, उत्ते पे लायबिलिटी कंटिन्यू होना चाहिए, तो बाकी का अमाउंट पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, लाइक डेफर्ड इनकम इंड AS 115। तो फर्स्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू क्रेडिट लायबिलिटी, कुछ नहीं मिला तो पीएल में डेबिट कर दीजिए, सब्सिडी की गारंटी लिए तो इन्वेस्टमेंट्स में डाल दीजिए। हर साल ईयर एंड पे क्या करना है, फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी कितने पे दिखेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग सेविंग्स, या फिर अगर उसने डिफॉल्ट किया और एक्सपेक्टेड है कि डिफॉल्ट का अमाउंट ज्यादा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय लॉस गिवन डिफॉल्ट, अगर ये ज्यादा रहेगा तो इतने पे दिखा दीजिए, डिफरेंस हमेशा पीएल में जाएगा। ठीक है, तो अगर पुरानी लायबिलिटी से ये वाली लायबिलिटी कम है, जो ए के केस में होगा तो पीएल क्रेडिट होगा, और पुरानी लायबिलिटी से ये वाली ज्यादा है, जो बी के केस में ही हो सकता है, तो फिर पीएल डेबिट होगा। ठीक है, अगर आपने फाइनेंशियल गारंटीज पढ़ा है तो ये समझ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, अपन ने फाइनेंशियल गारंटीज पे स्पेसिफिकली एक वीडियो डाल के रखा है, इंड AS 109 की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी रिकॉग्निशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हम डी रिकॉग्नाइज कब करते हैं एक फाइनेंशियल एसेट को, जब उससे मिलने वाला कैश फ्लो एक्सपायर हो गया या हमने उस इंस्ट्रूमेंट को बेच दिया। बेचने के केस में फर्दर बातें ध्यान रखना, रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, अज्यूम कर देते हैं कि हमने कैश फ्लो ट्रांसफर किया है। एक, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट सामने वाले को सपोज कीजिए हाइपोथिकेट कर दिया या कुछ भी कर दिया, मैंने उसको बोल दिया देख जो भी कैश फ्लो मेरे पास आएगा मैं तेरे को दे दूंगा, अगर कैश फ्लो नहीं आएगा तो तेरे को नहीं दूंगा। पहला वाला कैश फ्लो आते से ही तेरे को दे दूंगा, दूसरा कैश फ्लो नहीं आता तो तेरे को कुछ नहीं दूंगा, नो ऑब्लिगेशन टू पे अनलेस रिसीव। पहला अज्यूम कि जैसे ही कैश फ्लो आएगा इमीडिएटली तुमको ट्रांसफर कर दूंगा। ये इंस्ट्रूमेंट मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। सी, आई विल नॉट प्लेज इट टू एनीवन एल्स और सेल इट टू एनीवन एल्स अदर देन द पर्सन जिसको हम ये कैश फ्लो ट्रांसफर कर रहे हैं, बेनिफिशियरी। इफ ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, दो यू हैव नॉट सोल्ड इट, बट यू हैव अज्यूम्ड, डीम्ड कि उसके आने वाले पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन सामने वाले को चली गई है, रिस्क भी चली गई, रिवॉर्ड भी चला गया। रिवॉर्ड इज रिसीव्ड, रिस्क इज इफ नॉट रिसीव्ड, सब कुछ सामने वाले को दे दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, सोल्ड विद रिकोर्स, जैसे कि हम लोग किसी को बेच रहे हैं, फैक्टरिंग कंपनी को आप बेचते हैं और रिकोर्स है, कुछ भी नुकसान हुआ तो अपने पास वापस आएगा, तो ऐसे में यहाँ पे ये बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसीलिए वो वहाँ पे क्या बोलता है किस तरह से एंट्री करना है, इसका एक क्वेश्चन है, मैंने फाइनेंशियल गारंटीज आपको बोला, वीडियो रेफर कर सकते हैं। डेबिट कैश रिसीव, सेल किया तो जो भी पैसे मिले। ठीक है, क्रेडिट जो कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट का, थर्ड वाला बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, डेबिट कंटिन्यूइंग, आखिर उसमें से कितना एसेट है जिसके ऊपर कंटिन्यूइंग है, जैसे 100 करोड़ रुपए बेच रहे हैं उनमें से बोलते हैं 5 करोड़ की हमारी गारंटी, 100 करोड़ रुपए के बेच रहे हैं और बोल रहे हैं 5 करोड़ की हमारी गारंटी, तो सिर्फ 5 ही करोड़ की गारंटी है ना, तो 5 करोड़ रुपए कंटिन्यू कीजिए, ये कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट है, उतना ही क्रेडिट भी हो जाएगा कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। न केवल वो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट का 5 करोड़ क्रेडिट होगा, आप ये भी डिटरमाइन कीजिए कि जैसे हमने फाइनेंशियल गारंटी ढूंढा था ऊपर, वो फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू क्या है, तो प्लस फाइनेंशियल गारंटी, यानी कि डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कितने एसेट पे हमारा अभी भी कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट है, 100 करोड़ में से 5 करोड़ पे कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट है 5 करोड़। क्रेडिट क्या हो रहा है, वो 5 करोड़ भी क्रेडिट हो रहा है, प्लस फाइनेंशियल गारंटी हमका फेयर वैल्यू क्या है, ऐसी गारंटी देने के लिए जो 5 करोड़ का कंटिन्यूएशन हम बोल रहे हैं ना कि हमारा कंटिन्यूइंग है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है उसी गारंटी देने की, वो भी ले लीजिए, तो वो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर गोज टू पीएल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी सिर्फ रिवाइज करा के छोड़ दिया। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो इज अवेलेबल, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, रफली हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर दिया एक्सेप्ट फॉर डेरिवेटिव्स। चलिए डेरिवेटिव्स पे आ जाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट को डेरिवेटिव तब बोलते हैं जब वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला, वो इंस्ट्रूमेंट किसी और पे डिपेंडेंट है, फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स किसी कंपनी के शेयर पे डिपेंड होते हैं, स्टील पे किसी पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनिशियली आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो बहुत ही कम है। फॉरवर्ड फ्यूचर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, ऑप्शन में प्रीमियम होता है जो बहुत कम होता है। सेटलमेंट हमेशा फ्यूचर में होगा। इफ ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इज अ डेरिवेटिव। एम्बेडेड डेरिवेटिव इज अनदर कंसेप्ट। मैं कहीं कमिट कर रहा हूं कि मैं तुमसे कोई गुड्स खरीदूंगा पर मैं उसे पेमेंट डॉलर में करूंगा, तो डॉलर अंडरलाइन होगी, पैसे फ्यूचर में दूंगा, फ्यूचर डेट सेटलमेंट, डॉलर अंडरलाइन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, सिर्फ कमिटमेंट है, डेरिवेटिव है, पर मुझे गुड्स खरीदना है तो गुड्स खरीदने का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं कि दे आर लाइक एम्बेडेड डेरिवेटिव, जिसके अंदर में कुछ ही कंपोनेंट डेरिवेटिव है, पूरा इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव नहीं है, कुछ ही कंपोनेंट डेरिवेटिव है। कंपोनेंट विच कॉजेज वेरिएशन इन कैश फ्लोज, डॉलर वाला एग्जांपल, एक सोलर पैनल वाला क्वेश्चन है,
उससे रिलेटेड ये पूरे के पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगेन हम लोगों ने प्लेलिस्ट में सॉल्व किया, अगर आपको स्पेसिफिक कंसेप्ट चाहिए तो वहाँ पे आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ डू यू अकाउंट फॉर द सेम? सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या है। आइडेंटिफाई होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। ये होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कैसे पता चलेगा? होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पता चलेगा उस दिन आपने क्या कमिट किया है, क्या वादा किया है, कितना पे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड रेट ऑफ द डेट, फॉरवर्ड रेट नॉट प्रेजेंट रेट, नॉट प्रेजेंट रेट, फॉरवर्ड रेट ऑफ द डेट जब आप ये पे करेंगे। वादा कौन सी तारीख का है, उस तारीख का फॉरवर्ड रेट यानी एक्सचेंज रेट उस दिन का। एक्सचेंज आज से 6 महीने बाद खरीदेंगे तो 6 महीने बाद का एक्सचेंज रेट क्या अवेलेबल है, वो एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय कितना कमिट किया है, कितने में खरीदोगे, ठीक है। तो डॉलर वैल्यू ऑफ परचेस मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड रेट ऑफ सच परचेस, उतना होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का से वैल्यू डिटरमाइन कर दिया, कोई अकाउंटिंग नहीं की, नो अकाउंटिंग। अब हर साल के एंड में हम देखेंगे कि ऐसे फॉरवर्ड रेट में फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है, ये सिमिलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, बिकॉज फॉरवर्ड्स आर डेरिवेटिव, दे आर टू बी अकाउंटेड एफवीटीपीएल। हम हर साल के एंड में इस फॉरवर्ड रेट में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको देख रहे हैं, एंड वी हैव टू थिंक अपोजिट। हमने हेज किया नहीं है, हमने हेज किया नहीं है, तो हेज नहीं करने के कारण फायदा हुआ या नुकसान, ऐसा सोचना है। ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई द गेन लॉस। कैसे करेंगे? सपोज कीजिए परचेस कॉन्ट्रैक्ट है, वादा किया है 6 महीने बाद गुड्स खरीदूंगा, ठीक है। तो इनिशियली फॉरवर्ड रेट सपोज 70 था, इनिशियल फॉरवर्ड रेट क्या था 70 था, और रिपोर्टिंग डेट के दिन रेट क्या अवेलेबल है 68। तो इनिशियल रेट 70 था, 68 का रेट हो गया। तो आपने 70 पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने कहा फॉरवर्ड रेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो 68 इट इज बेनिफिशियल, इट इज बेनिफिशियल राइट। 2 रुपए का फायदा हो गया ना, मैंने कमिट कर देता तो 70 पे करना पड़ता, 68। सो फॉरवर्ड रेट के अंदर बेनिफिट है, गेन की अकाउंटिंग कर लीजिए, अकाउंटिंग कीजिए, यहां से अकाउंटिंग शुरू हो रही है। अब इनिशियल फॉरवर्ड रेट सपोज 70 था और सब्सिक्वेंट फॉरवर्ड रेट 72 हो गया, तो काश आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता 70 के हिसाब से पे करना पड़ता, बट नाउ इट इज 72, सो इट्स अ लॉस, लॉस की अकाउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन फाइनली हम लोग ये गुड्स नहीं सॉरी अगर ये परचेस की जगह सेल कॉन्ट्रैक्ट है, भाई मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा तो डॉलर मिलेंगे। तो अगर फॉरवर्ड रेट 70 का है और बाद में रेट 68 हो जाए 68, तो यार मुझे तो डॉलर मिलते 70 का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता तो 70 के हिसाब से पैसे मिलते, पर मैंने नहीं किया। तो फॉरवर्ड रिपोर्टिंग डेट का जो फॉरवर्ड रेट है उस दिन अगर रेट कम है फॉरवर्ड रेट से, तो मुझे लॉस हो जाएगा, मैं लॉस की अकाउंटिंग करूंगा, वाइस वर्सा गेन की अकाउंटिंग करूंगा, ठीक है। सो अकाउंट फॉर सच गेन लॉस इन पीएल, इमीडिएटली पीएल के अंदर में डाल दीजिए। ऑन परचेज सेल डेट, फाइनली वो डेट आएगा जिस दिन हम ये गुड्स खरीदेंगे या गुड्स बेच देंगे, उस दिन क्या होगा, परचेज डेबिट होगा कितने पे, स्टेप 1 पे। आपने स्टेप 1 पे उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली थी, क्या थी कि क्या कमिट किया है, मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड रेट, उस दिन का फॉरवर्ड रेट, अब उसको चेंज नहीं करेंगे अपन, तो परचेस उस रेट पे अकाउंट होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट होगा इस दिन के रेट से, जिस दिन आप परचेस सेल कर रहे हैं उस दिन के कमिट क्या किया था, वादा क्या था, कितने पैसे मिलने या देने हैं डॉलर में, मल्टीप्लाइड बाय जिस दिन परचेस रेट हुआ उस दिन का रेट, एक्सचेंज रेट ऑन सच डेट। बैलेंसिंग फिगर क्या है, वही फॉरवर्ड का परचेज गेन जो 2 में दिख रहा है, एक्जैक्ट उतना ही अमाउंट दिख रहा होगा, ये जो आपने अकाउंट किया ना एक्जैक्ट उतना ही अमाउंट ये बैलेंसिंग फिगर दिख रहा होगा, कंपलसरी, ठीक है। तो परचेज का अलग बताया मैंने, सेल का मैंने अलग बताया आप लोगों को यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट एम्बेडेड डेरिवेटिव इज ऑल अबाउट। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, द वीडियो हैज़ बीन मोर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को कंपाउंड कंसोलिडेशन भी इसी में बता दूंगा, अलग से वीडियो बना लेंगे हम लोग कंसोलिडेशन का। ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा।